ओके, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे हम, थोड़ा सा रिकैप और फिर चालू करेंगे। इसका ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है, सोप या डिटर्जेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, इथेनोइक एसिड क्या होता है, इथेनॉल क्या होता है। ओके, क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज अ एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ वाइन एंड बियर, ठीक है, वाइन एंड बियर का भाई साहब ये एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। मतलब क्या हो जाएगा, ये वाइन और बियर होता क्या है, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल होता है। और कौन सा अल्कोहल होता है भाई साहब, कौन सा अल्कोहल? अरे भाई साहब मैंने आपको उस दिन डिस्कस किया, हाँ, इथेनॉल, इट विल बी बेसिकली इथेनॉल, इथेनॉल अल्कोहल होगा ये, ठीक है, इथेनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ ए, ऑक्सीडेशन ऑफ ए मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐड होगा उस पर, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड होगा। yields an organic acid B which is present in vinegar, ठीक है, विनेगर मतलब क्या हो जाएगा, ये CH3COOH, यही तो होगा ना आपका, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको कॉमन नेम में, या इसको हम बोलते हैं विनेगर, ये विनेगर में प्रेजेंट रहता है। और इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज आपका IUPAC नेम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, ठीक है। ओके, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलिए पहले हम देख लेते हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए मतलब हो गया आपका C2H5OH विच इज व्हाट, इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। दिस इज बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा, ए, ऑर्गेनिक, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विच इज प्रेजेंट इन वाइन एंड बियर, विच इज प्रेजेंट इन वाइन एंड बियर, ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ ए, ऑक्सीडेशन ऑफ ए, ऑक्सीडेशन किन किन चीजों से होता है, वेरी गुड, क्या है, अल्कालाइन, अल्कालाइन लिखना जरूरी है, पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है। ये KMnO4 क्या है, KMnO4 इज पोटेशियम, दिस इज बेसिकली पोटेशियम permanganate, this is potassium permanganate, and what is K2Cr2O7, ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, दिस इज व्हाट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, क्लियर है। ओके, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब आपने ट्रीट किया तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, जितना भी इसमें ऑक्सीजन है एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, ठीक है, एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा बोलो, CH3। देखो ऑक्सीजन अगर ऐड होगा तो एक हाइड्रोजन जाना है इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3COOH, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली व्हाट, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, और यही हो जाएगा आपका कंपाउंड बी, इथेनोइक एसिड विल बी कंपाउंड बी, ठीक है। तो नेम द कंपाउंड्स ए एंड बी, तो आपका ए क्या हो गया, ए इज कंपाउंड व्हाट, ए इज इथेनॉल, और इसका स्ट्रक्चर भी लिखना है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। नेम द कंपाउंड्स एंड बी एंड राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इथेनॉल C2H5OH होता है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लेते हैं हम, C, और ये हो गया C, ये हो गया OH, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H, और ये हो गया H। सो दिस इज व्हाट, C2H5OH, क्या हो गया ये, इथेनॉल, ठीक है। ओके, बी क्या हो जाएगा बोलो, बी विल बी इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये क्या हो जाएगा बोलो, CH3, दिस इज CH3COOH। अभी हमको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, कैसे हो जाएगा बोलो, COH ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है, COOH, बोलिए, C डबल बॉन्ड O, और ये OH के साथ होगा सिंगल बॉन्ड। चलिए इसका देख लेते हैं हम, C, और ये हो गया C, ठीक है, ये हो गया H, H, H। अभी बताओ C का क्या हो जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड, और ये हो गया आपका OH, ठीक है। तो ये हो गया आपका CH3COOH विच इज व्हाट, इथेनोइक एसिड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। तो आपका कैटलिस्ट यहाँ पे क्या है, कैटलिस्ट इज व्हाट, अल्कलाइन, तो आपका कैटलिस्ट इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट इज यही आपका पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो आपका केमिकल इक्वेशन ये हो जाएगा, देखो केमिकल इक्वेशन, आपका ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। सो आपके अल्कोहल्स गेट ऑक्सीडाइज टू एसिड्स
alcohols get oxidized to acids in the presence of oxidizing agents, that is potassium permanganate and potassium dichromate. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया. चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स? लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज. तो होमोलोगस सीरीज मतलब क्या हो जाएगा? सेम क्या? फैमिली बता दीजिए. ठीक है, सेम फैमिली, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड क्या हो जाएगा? सेम जनरल फॉर्मूला. दे हैव द सेम जनरल फॉर्मूला. इनका भाई साहब जनरल फॉर्मूला सेम होगा. ठीक है, सेम फैमिली ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, सेम फंक्शनल ग्रुप, इनमें भाई साहब सेम फंक्शनल ग्रुप होगा. ठीक है, एंड सेम जनरल फॉर्मूला. लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक बताइए क्या हो जाएगा? दे डिफर बाय कौन से ग्रुप से? द सक्सेसिव मेंबर्स हम यहाँ पे लिखेंगे. कंजिक्यूटिव और सक्सेसिव मेंबर्स, कंजिक्यूटिव और सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस फैमिली डिफर बाय क्या हो जाएगा बोलो? डिफर बाय CH2 ग्रुप. ठीक है, तो भाई साहब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसी से जुड़ा हुआ है. तो डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टू कंसेक्यूटिव members of homologous series. टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज इज कितना हो जाएगा? C12 और ये 14 एटॉमिक मास यूनिट, और हम इसको 14 AMU भी लिख सकते हैं. ठीक है, और बताओ भाई साहब और क्या कैरेक्टरिस्टिक कुछ और लिख सकते हो? ठीक है, दे विल हैव द सेम, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज शो रेगुलर ग्रेडेशन. ठीक है, रेगुलर ग्रेडेशन मतलब बढ़ता रहेगा. फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉर होमोलोगस सीरीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ती रहेंगी. एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विल रिमेन द सेम इन होमोलोगस सीरीज. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? ठीक है, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. What would be observed by adding 5% solution of alkaline potassium permanganate drop by drop to warm ethanol taken in a test tube? फटाफट देख ले, अब भी हमने किया. देखो C2H5OH, ये हो गया क्या? आपका इथेनॉल, और इसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं? अल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट. ये किस तरह से बिहेव करेगा? इट विल बी एन ऑक्सीजन सप्लायर. It is basically an oxidizing agent. So what is it going to convert it into? CH3COOH. ये हो गया भाई साहब आपका इथेनॉल. ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड दिस इज कन्वर्टिंग इट इनटू इथेनोइक एसिड. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड बाय एडिंग? क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके. चलिए यहां पे देखो असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में. असर्शन एंड रीजन आप लोगों को भी अभी आने वाला है. असर्शन रीजन होता क्या है? तो असर्शन और रीजन क्या होता है? एक असर्शन एक स्टेटमेंट रहता है और उसके रीजन पे एक स्टेटमेंट रहता है. ठीक है, मतलब एक स्टेटमेंट है और वो उसका रीजन है. अभी हो सकता है जो स्टेटमेंट दिया हुआ असर्शन वो फॉल्स हो सकता है जो रीजन दिया हुआ वो फॉल्स हो सकता है असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं. तो वी विल सी ये 4 केसेस आपके क्या क्या हो जाएंगे. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. जो भी असर्शन है उसका आर बराबर एक्सप्लेनेशन है. बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. ए और आर दोनों ट्रू है, लेकिन आर उसका रीजन नहीं है. ठीक है, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. सीबीएसई वालों को ये मालूमात है.
ठीक है, क्योंकि उनका असर्शन रीजन के क्वेश्चंस उन्होंने 9th स्टैंडर्ड में डील किए हैं, 8th स्टैंडर्ड में भी शायद डील किए हैं, सो दे नो दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, बट यू नीड टू नो इट अबाउट इट एज वेल, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे एक असर्शन स्टेटमेंट दिया हुआ है, डायमंड एंड ग्राफाइट डू नॉट हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है? डायमंड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और ग्राफाइट का लेयर वाइज स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इट इज ट्रू, ठीक है, ये आपका हो गया भाई साहब ट्रू, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं, डायमंड इज क्रिस्टलाइन व्हाइल ग्राफाइट इज एमॉर्फस। क्या ये ट्रू है? हाँ, नॉन क्रिस्टलाइन मतलब क्या हो गया? एमॉर्फस हो गया, ठीक है, सो ये भी ट्रू है, ठीक है। अभी आपको ये देखना है कि क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इज दिस द करेक्ट रीजन? डायमंड इज क्रिस्टलाइन वाइल ग्राफाइट इज एमॉर्फस, है ना भाई, एक्सप्लेन कर रहा है। आप बोल रहे हैं भाई साहब दोनों का सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं है, और आप रीजन क्या दे रहे हैं, एक का भाई साहब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, दूसरे का एमॉर्फस है, क्या ये सेम है? ठीक है, इट इज करेक्ट। सो बेसिकली असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, तो आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, देखो ए वाला ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे केस स्टडी क्वेश्चन है, ये इजी होंगे। देखो यहाँ पे रीड द फॉलोइंग, अ हाइड्रोकार्बन पी है, कोई हाइड्रोकार्बन पी है, हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए जैसे ही आप फॉर्मूला देखेंगे ना, फटाक से दिमाग में कन्वर्जन चलना चाहिए, ठीक है। C10 है और H22 कैसे आया रहेगा, देखो H22 कैसे आया रहेगा, H22 आया रहेगा भाई साहब आपका 2 × 10 + 2, मतलब ये कौन सा हो गया, CnH2n+2 वाला हो गया, विच इज वॉट, एंड एल्केन, ठीक है। अभी ये हो गया आपका एल्केन, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये हो गया आपका P, बेसिकली P हो गया ये, ठीक है। Q हैज 2 कार्बन एटम्स लेस देन P, तो Q के पास 2 कार्बन एटम्स लेस देन P है, मतलब अगर मैं Q को देखूं तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 8 हो जाएगा, ठीक है, ओके। एंड बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज, सेम होमोलोगस सीरीज पे बिलोंग करता है, क्लियर है। Q का फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा, देखो आप कितना कम करो, हर एक पे जब आप बढ़ता है होमोलोगस सीरीज में तो आप क्या ऐड करते हो, CH2, तो एक कम करोगे तो क्या करोगे, CH2 माइनस करोगे। यहां पे कितना था देखो, C10H22, एक माइनस करो क्या मिलेगा तुम्हें, C9H21, हाँ 20, ठीक है। CH2 कम हुआ ना, इसमें से आप माइनस CH2 करो, एक C और 2 H एटम, एक C माइनस करोगे तो 10 का हो गया 9, 2 H एटम माइनस करोगे तो 22 का हो गया 20, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब C8 पे, तो C8 फिर से माइनस CH2 कर दो, कितना हो जाएगा बोलो, C8, 9 से 1 गया 8 और 20 से 2 गया, कितना हो गया 18, ठीक है, C8H18, इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सेम होमोलोगस सीरीज में हमेशा किसका डिफरेंस रहता है, CH2 का। अभी आप देख रहे हो 2 मेंबर्स कम हो गए, 2 कार्बन कम हो गए, एक कार्बन कम होगा तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन कम होगा, दूसरा कार्बन कम होगा तो उसके साथ और 2 हाइड्रोजन कम होगा, ठीक है। तो आपका Q क्या हो जाएगा, C8H18, ठीक है। अ हाइड्रोकार्बन R हैज 2 कार्बन एटम्स मोर देन P, तो अभी 2 कार्बन एटम, अभी देखो यहाँ पे प्लस CH2 करो, ठीक है, प्लस CH2 करेंगे तो कितना आएगा बोलो, C11H24, फिर एक और CH2, C12H26, क्लियर है। तो ये हो गया आपका C12H26। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। P बिलोंग टू द सेम, हाइड्रोकार्बन R हैज द सेम। अभी व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ Q, बताओ क्या हो जाएगा, C8H18, दिस विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। टू विच होमोलोगस सीरीज P, Q एंड R बिलोंग, आपने देखा भाई साहब क्या हो रहा है, CnH2n+2 हो रहा है, कौन सा हो जाएगा ये, दिस विल बी बेसिकली CnH2n+2, दिस इज व्हाट, एन एल्केन, दिस इज व्हाट, एन एल्केन। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर R, क्या हो जाएगा बोलो, R का C12H26, C12H26, ठीक है। Identify the correct statements about P, Q and R. They have the same melting and boiling points. Physical properties देखो क्या होंगी, होमोलोगस सीरीज में जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज विल रिमेन सेम, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो ये नहीं होगा, दिस विल शो एन इंक्रीज, ठीक है, दिस विल शो एन इंक्रीज, ठीक है।
दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यस दिस विल बी करेक्ट। दे हैव डिफरेंट जनरल फॉर्मूला, नहीं ये भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि सबका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2 हो जाएगा। दे डिफर बाय CH यूनिट, नो दे डिफर बाय CH2 यूनिट, ठीक है, CH2 यूनिट से डिफर होता है। कंपाउंड्स P, Q and R, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, नन ऑफ दिस। CnH2n+2 हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एल्केन्स। क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। एक मिनट, ओके, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर्स द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 4, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड C7H16 है, ठीक है, C7H16 क्या जनरल फॉर्मूला हो जाएगा बोलो, C7H16 है ना, C7H16 मतलब C7H7 × 2 + 2 है ना, CnH2n+2, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, एल्केन, ठीक है। ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, CnH2n+2। C8H16 ये क्या हो जाएगा, CnH2n। C4H6 ये क्या हो जाएगा बोलो, C4H6 मतलब C4H2 × 4 - 2 है ना, तो CnH2n-2, सो दिस विल बी CnH2n-2। C6H10 ये क्या हो जाएगा, C6H10 क्या हो जाएगा बोलो, C6 है H2 × 6 12 होता है -2, तो CnH2n-2 हो गया, ये CnH2n-2। C5H10 ये क्या हो जाएगा, CnH2n, क्लियरली दिख रहा है आपको। C9H20, C9H20 बोलो ये क्या हो जाएगा, C9H 9 × 2 + 2, तो मतलब CnH2n+2, ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई साहब बताइए फटाफट इसमें, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, एल्केन, दिस विल बी व्हाट, एल्कीन, दिस विल बी व्हाट, एल्कीन, ये क्या हो जाएगा, एल्काइन, एल्काइन, ये क्या हो जाएगा, एल्काइन, दिस विल बी एल्काइन, दिस इज अगेन एल्कीन, एल्कीन, ये क्या हो जाएगा बोलो, दिस इज एल्केन, एल्केन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, मतलब सेम फैमिली को कौन कौन से बिलोंग करेंगे, देखो ए बिलोंग करेगा, ए एंड बी होगा, नहीं होगा, बी एंड सी नहीं होगा, ठीक है, एक एल्कीन है एक एल्काइन है। सी एंड डी देखो, सी एंड डी, ठीक है, एल्काइन एल्काइन ये होगा बराबर, ठीक है, दोनों एल्काइन। ई और एफ देख लेते हैं यहाँ पे, ये एल्कीन है ये एल्केन है, तो ये भी नहीं होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज एज ई, ई क्या है भाई साहब, एल्कीन, ठीक है, कौन होगा भाई साहब, एल्कीन, यहाँ पे एल्कीन कौन दिख रहा है आपको, बी, सो द आंसर विल बी बी, ठीक है, क्लियर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ए एंड एफ आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स while others are unsaturated, सैचुरेटेड सिर्फ एल्केन होता है, अनसैचुरेटेड आपके क्या हो जाएंगे, एल्कीन्स एंड एल्काइंस भाई साहब, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो ए क्या है, एल्केन है, एफ क्या है, एल्केन है, करेक्ट है ये, बाकी सब क्या है, या तो एल्कीन या तो एल्काइन, so this is the correct statement. C and D belong to homologous series having the general formula CnH2n, ठीक है, C and D गलत है, ये CnH2n-2 वाला है, this is wrong. B and E are alkynes, भाई साहब देखो B alkene और E क्या, alkene, this is also wrong. All the compounds have same physical and chemical properties, this is also wrong, ठीक है, अलग अलग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, ठीक है, ओके। चलिए कंपाउंड बी बताओ भाई साहब, कंपाउंड बी इज एन एल्कीन, एल्कीन, तो एल्केन नहीं है, एल्काइन नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं है। कंपाउंड एफ हैज द जनरल फॉर्मूला क्या, CnH2n+2, CnH2n+2, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज आर रॉन्ग। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए अभी हम देखते हैं भाई साहब, हमने उस दिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे थे, अभी हम एडिशन रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है। एडिशन रिएक्शंस आर दोज इन विच एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट्स विद अनदर केमिकल टू जनरेट अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। लेट्स लुक एट दिस, तो यहां पे देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा,
तो जहां पे भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे पहला रिएक्शन आपका क्या होगा, एडिशन, क्योंकि वहां पे स्कोप है एडिशन का। ये डबल बॉन्ड भाई साहब डिसॉल्व होगा, ठीक है, और यहां पे ये आ गया। तो देखो अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट पैलेडियम, ठीक है, और निकल, यहां पे आर नहीं होगा, यहां पे एच होगा, ठीक है, दिस इज द मिसप्रिंट, ठीक है। तो यहां पे आपके हाइड्रोजन कौन से कैटलिस्ट में, पैलेडियम और निकल, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड टू वेजिटेबल घी यूजिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। वेजिटेबल आए तो जैसे आपका यहां पे देखो, जैसे जैसे समझो कोई प्रोडक्ट है आपका, सी डबल बॉन्ड सी, ये हो गया एच, ये हो गया आपका लेट्स से आर है ये, ठीक है, ये आर है और ये एच है, ये हो गया आपका अल्काइल ग्रुप और ये हो गया एच। आर मतलब समझ में आता है अल्काइल ग्रुप है, दिस इज व्हाट बेसिकली, ठीक है, ओके। अभी इसमें जब आप हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट, ये क्या दे देगा आपको, आर सी सी आर, ठीक है, यहां पे एक और एच ऐड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड डिसॉल्व होके भाई साहब क्या हो गया, एच हो गया, ठीक है, क्लियर है। ये एक क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। लेट्स लुक एट दिस, दिस इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों, क्योंकि इसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और ये क्या है, सैचुरेटेड, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अभी इस चीज को समझिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब ये क्या है आपका, एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन है, और ये क्या बन रहा है आपका, एल्केन बन रहा है भाई साहब, ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, दो हाइड्रोजन एटम क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं भाई साहब, दो हाइड्रोजन एटम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन। बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। देखिए जितने भी आपके वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स ध्यान दीजिएगा, जिस पे आप खाना बनाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स, जैसे जैसे अरे हाँ, सनफ्लावर ऑयल, यस सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और बोलो भाई साहब ग्राउंडनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, और बोलो भाई साहब कोकोनट ऑयल। चलिए कोकोनट ऑयल में खाना बहुत कम बनाते हैं लोग, फिर भी ज़्यादा करके इन दोनों ऑयल्स का यूजेज होता है, ठीक है, खाना, हाँ, राई का तेल ज़्यादा करके ये दोनों होते हैं, राइस ब्रांड ऑयल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो भी ले ले, ठीक है। ये सारे आपके क्या है भाई साहब, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, अनसैचुरेटेड हैं। ये वेजिटेबल ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड। जैसे ही आप भाई साहब इसका निकल कैटलिस्ट में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू घी, और ये हो जाएगा आपका सैचुरेटेड, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड hydrocarbons which are basically vegetable oils, unsaturated hydrocarbons which are basically vegetable oils, when hydrogenated, when hydrogenation happens in the presence of nickel or palladium as catalyst, they become saturated। और ये saturated मतलब हो गया आपका घी, वनस्पति घी जिसको हम बोलते हैं, या डालडा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। आपके सेहत के लिए हानिकारक ज़्यादा क्या है, वो या ये, वो घी खाते रहिए भाई साहब, घी हो जाएगा सब, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, दिस इज बेसिकली नॉट दैट ग्रेट फॉर हेल्थ। ये भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसमें, आप अगर रोज घी में भाई साहब आपने खाना बनाने लगे, बीमार पड़ जाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि आपका बॉडी उतना अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैन स्टिल बी टॉलरेट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस, ठीक है। आपको जितने भी टेस्टी खाने बनते हैं आपके, जो घी में तल के बनते हैं, उसका टेस्ट तो अच्छा होता है, लेकिन इसके लिए अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा नहीं है आपके। इसमें क्या होगा, दिस विल जनरेट गुड कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी, दिट विल जनरेट गुड कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी, दिस विल जनरेट बैड कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी। कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन दिस विल जनरेट बैड कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी। बैड कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है, समझ लीजिए हमारा हार्ट है, ठीक है, इसमें आर्टरीज जाती हैं, ठीक है। आर्टरीज में क्या होने लगता है, जैसे देखो कोई नाली है, ठीक है, इसमें आपका ब्लड जा रहा है, ठीक है। अगर नाली में ऐसा ब्लॉकेज होने लगे तो क्या होगा, कम ब्लड जाएगा, धीरे 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 भाई साहब आपका पूरा जाम हो जाएगा। दैट्स व्हेन योर हार्ट विल नॉट रिसीव ब्लड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ईच एंड एवरी ऑर्गन of your body receives blood, because it is the only medium providing what, providing what, blood क्या provide करता है, blood is the only transport medium, oxygen as well as nutrients, ठीक है, hormones, ये सब कुछ provide होता है।
तो अगर भाई साहब ब्लड सप्लाई हार्ट में ही बंद हो जाए तो वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है, और ये आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जनरेट करता है, ठीक है। सो वेजिटेबल ऑयल्स विच आर बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म गुड कोलेस्ट्रॉल. However, when they are converted into vanaspati ghee by hydrogenation, they become saturated compounds and they generate bad cholesterol in our body. Clear है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके. So this reaction occurs only in unsaturated compounds. क्योंकि देखो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में मैंने आपको पहले ही बोला है, जो पहला रिएक्शन होगा वो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, पहला रिएक्शन होगा आपका एडिशन का. वो जो डबल बॉन्ड है वो पहले जाएगा, ठीक है. वेयर देयर आर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, जहां पे भी आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, पहला रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, ठीक है. द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन. इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजनेशन. द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी और वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स. वेजिटेबल ऑयल्स क्या हो गए आपके, अनसैचुरेटेड, गुड कोलेस्ट्रॉल जनरेटिंग. Vanaspati ghee is basically formed from the hydrogenation of vegetable oils and that is saturated hydrocarbon, bad for health. Clear है, समझ में आ रहा है, bad cholesterol generate करेगा ये. चलिए भाई साहब, any questions so far people? आपने बहुत बार सुना होगा ना, हार्ट अटैक आया. हार्ट अटैक क्यों आता है आपका, किसी का हार्ट बंद हो जाए काम करना. हार्ट कब बंद हो जाएगा काम करना, जब उसको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही होगी. प्रॉपर एनर्जी कब मिलेगी, जब उसको भाई साहब प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलेगा. जिस नली से उसको ब्लड सप्लाई मिलता है अगर उसी में जाम हो जाए तो क्या होगा, देन द हार्ट विल स्टॉप वर्किंग. और हार्ट अगर देखिए हमारे बॉडी में कहीं पे भी कोई भी सेल अगर काम करना बंद करता है तो हम उसको फिर भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा मेन ऑर्गन है. अगर यही काम करना बंद कर देगा तो बाकी लोगों को पंप ही नहीं मिलेगा, बाकी लोगों को ब्लड मिलेगा ही नहीं. सो एवरीथिंग विल स्टॉप, ठीक है, ओके. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जितने भी आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनमें पहला जो होता है वो होता है आपका सब्स्टिट्यूशन, ठीक है. द रिएक्शन इन विच एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स in a molecule is replaced or substituted by different atom or group of atoms is called substitution reaction. तो एल्केन्स में पहला जो रिएक्शन होगा वो होगा आपका सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है. तो जैसे अगर आप देखो ये आपका CH4 है ना भाई, ये हो गया आपका CH4, मतलब क्या हो गया, ये मीथेन, ठीक है. दिस इज व्हाट, दिस इज मीथेन. अभी आप इस पे डाल रहे हैं क्या, क्लोरीन, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चा पार्टी क्या, सनलाइट. सो व्हाट इज इट गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म. अभी क्या है देखो, यहाँ पे अनसैचुरेशन नहीं है. पहली बार आप इसके पिछले वाले में आपने क्या किया, डबल बॉन्ड था या ट्रिपल बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड गया, एक H एटम, दो H एटम आ गए. अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा दो डबल बॉन्ड जाएंगे, दो H एटम जुड़ जाएंगे भाई साहब. यहाँ पे क्या है देखो, कोई गुंजाइश ही नहीं है एडिशन की, तो एक को जाना पड़ेगा, ठीक है, एक को जाना पड़ेगा. तो ये क्या बन जाएगा बोलो, C, ये बन जाएगा आपका C, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H और ये हो गया आपका Cl. इसका फॉर्मूला क्या, CH4. इसका फॉर्मूला क्या बोलो, CH3Cl, ठीक है. इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, मीथेन, ठीक है. इसका नाम भाई साहब क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन. वेरी गुड पीपल, क्लोरोमीथेन. कहानी यहां तक खत्म नहीं होगी, और भी क्लोरीन ऐड होता रहेगा भाई साहब, ठीक है, और भी क्लोरीन. तो आपका यहाँ पे HC, यहाँ पे हो गया आपका H, यहाँ पे हो गया आपका HCl. अभी इसमें क्लोरीन अगर एक और ऐड होगा देखो, ठीक है, एक और क्लोरीन ऐड हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक और क्लोरीन ऐड होता हुआ यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, Cl, ठीक है. तो अभी ये क्या हो जाएगा, CH2Cl2. इसका नाम बोलो डाइक्लोरोमीथेन. देखो यहाँ पे हमको पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता. तुम जो 2 बोल रही थी वो कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जहाँ पे हमारा 3 या 4 कार्बन एटम्स हो. यहाँ पे तुम्हारा एक ही कार्बन एटम है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे 2 का कोई मतलब नहीं होता. तो यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है. और भाई साहब क्या होगा, अगेन क्लोरीन ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, एक और H भाई साहब गया, ठीक है, एक और H का विकेट उड़ा, तो यहाँ पे हो गया C, ये हो गया C, ये हो गया आपका Cl और ये हो गया आपका H, ठीक है. ये क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी CHCl3, ठीक है, CHCl3, ठीक है. इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरोमीथेन. फाइनली क्या, ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है. फाइनली क्या हो जाएगा भाई साहब,
CCl4 सब के सब उड़ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे C और चारों तरफ से ये Cl से घिर जाएगा, CCl4, जिसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सारे के सारे जितने भी क्लोरीन यहाँ पे ऐड हुए हैं, ध्यान दो, अगर सब के सब किसकी जगह पे ऐड हुए हैं, सब के सब H की जगह पे ऐड हुए हैं भाई साहब। ऑल ऑफ देम हैव बेसिकली एडेड अगेंस्ट H, मतलब ऐड नहीं हुए, सब्सटीट्यूट हुए। एक H गया तो उसके जगह पे Cl, 2 H गया तो दूसरा Cl, तीसरा H गया तो तीसरा Cl, चौथा H गया तो चौथा Cl, और आपको बाकायदा 4 कंपाउंड्स मिल जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यू आर एक्चुअली गेटिंग 4 कंपाउंड्स इन ऑल टुगेदर, ठीक है, ठीक है। एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एलिमेंट्स। तो ये आपका सिर्फ CH3Cl पे नहीं होगा, और भी बनता जाएगा। देखो CH3, देखो यहाँ पे क्या, एक H गया, वो H क्या करेगा, दूसरे वाले Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा, एक Cl इधर आया और एक बन जाएगा HCl, प्लस यहाँ पे और भी बनेंगे भाई साहब, ठीक है। ये बहुत लंबा रिएक्शन, CH2Cl2 प्लस HCl, ठीक है, ऐसा भी बनेगा। फिर CHCl3 प्लस HCl प्लस CCl4 प्लस HCl, ऐसा बनता जाएगा भाई साहब। ये सारे कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है, एक ही रिएक्शन में। ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपके इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के तरह नहीं होते हैं, आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं एक ही रिएक्शन में। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्लोरोमीथेन भी मिल रहा है, डाइक्लोरोमीथेन भी मिलेगा, ट्राइक्लोरोमीथेन भी मिलेगा, और फाइनली कार्बन टेट्राक्लोराइड भी मिल जाएगा भाई साहब। क्लियर 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 भाई साहब, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट हैपेंस। द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अ हाइड्रोकार्बन are replaced by atoms of other elements is called substitution reaction. Substitution reactions are a characteristic property of saturated hydrocarbons, क्योंकि वहां पे substitution के सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता, एडिशन का कोई स्कोप ही नहीं है। जो ऑप्शन आपको अनसैचुरेटेड में मिलता है, वो ऑप्शन आपको सैचुरेटेड में भाई साहब नहीं मिलता है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अभी हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, ठीक है। रिएक्शन विद सोडियम, ये आपका अल्कोहल है, ठीक है। तो आपके 2 कंपाउंड्स को हम डील कर रहे हैं, वन इज बेसिकली इथेनॉल और दूसरा है आपका इथेनोइक एसिड। व्हाई इन पर्टिकुलर वी आर ट्राइंग टू डील विद देम, वैसे साहब इथेनॉल आपका सबसे बड़ा इंडस्ट्री, अल्कोहल का इंडस्ट्री है, ठीक है, और इथेनोइक एसिड का भी काफ़ी सारे काम होते हैं, ठीक है। बहुत सारे आपके सॉल्ट, सोप्स, डिटर्जेंट्स वगैरह आपके इथेनोइक एसिड से बनते हैं। तो वी आर गोइंग टू डील विथ इथेनॉल, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एक की स्टडी कर लोगे, बाकी सबकी आ जाएगी भाई साहब। एक होमोलोगस फैमिली से किसी एक को उठा लोगे तो लगभग केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी वही रहेंगी। थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट में आप देखोगे बढ़ोतरी हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी बस, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज विल शो अ रेगुलर अपग्रेडेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज आर मोर और लेस गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है। चलिए रिएक्शन विथ सोडियम, रिएक्शन विथ सोडियम, सोडियम रिएक्ट स्टेडीली विथ इथेनॉल टू फॉर्म सोडियम एथॉक्साइड। तो आपका देखो ये इथेनॉल हो गया प्लस 2Na, ये क्या बन रहा है भाई साहब, सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन। डिहाइड्रेशन अल्कोहल ऑन हीटिंग विथ एक्सेस ऑफ, देखो कभी भी याद रखना आपका जो H2SO4 होता है वो H2O को खींच लेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको हीट करेंगे H2SO4 के साथ एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड, इट गेट्स डिहाइड्रेटेड, मतलब H2O इसमें से माइनस हो जाएगा। विल लर्न दिस, ठीक है। चलिए रिएक्शन विथ सोडियम, तो आपका देखिए अल्कोहल है, ठीक है, दिस इज बेसिकली C2H5OH, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब Na के साथ रिएक्ट करा रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है बोलो, 2C2H5ONa, ठीक है, प्लस 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस इज गोइंग टू फॉर्म 2H2, सॉरी H2, ठीक है, C2H5, तो आपका एक H चला गया ना, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका H2। परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका, C2H5 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब यहाँ पे देखो ये वही हो जाएगा, ये हो गया H H H H H और ये हो गया आपका OH विच इज़ वॉट, इथेनॉल, इथेनॉल। ये क्या हो जाएगा बोलो, दिस इज C, यहाँ पे हो गया आपके H H H और ये H, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका ONa, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, हाइड्रोजन एज अ फॉर्म ऑफ अ गैस, ठीक है, क्लियर है। तो अल्कोहल्स रिएक्ट विथ सोडियम टू फॉर्म
सोडियम एथॉक्साइड। ये इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। ओके, दूसरा वाला रिएक्शन हमने क्या देखा, देखो C2H5OH है, C2H5OH है, इसको भाई साहब आप किस में हीट कर रहे हैं, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड टू अ ट्यून ऑफ हाउ मच 170 डिग्री सेंटीग्रेड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। कायदे से अगर हम देखें तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ये C है, ये C है, ठीक है, ये C है, H हो गया, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स के अंदर से ये H2 उड़ा लेगा, ठीक है। ये आपका OH है, ठीक है, क्लियर है। तो अभी ये जैसे ही आपने इससे हीट किया इसको तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना, H2O जाएगा, H2O जाएगा, ये देखो H2O चला जाएगा, H2O बन रहा है, ये चला जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका इधर क्या बन जाएगा, H2O तो निकलना ही निकलना है। अब देखो यहाँ पे क्या अफला तफली मचेगी भाई साहब, इसका एक बॉन्ड इधर गया, एक बॉन्ड इधर गया, तो मतलब अभी कितने से बचा हुआ है, 2 है ना भाई, ठीक है। आपका H इधर से चला गया, H इधर से चला गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, इसके तो इसका एक H इसके पास आ जाएगा, इसका एक, या तो ऐसे देख लो, मतलब तुम्हारी सहूलियत के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से तुम्हारा ये था ना भाई साहब स्ट्रक्चर, जैसे चलो इसको समझ जाओगे हायर क्लासेस में, लेकिन इसको अभी फिलहाल ऐसे समझते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला OH है और ये वाला H निकल गया, ठीक है, ये वाला OH ऐसे समझ लो, ये वाला OH और ये H निकल गया तो मतलब H2O बाहर, ठीक है। अभी क्या बचता है भाई साहब, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी, 1 2 3, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी, 1 2 3, तो आपस में क्या हो जाएंगे, इनके डबल बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हो गया ना, देखो दिस इज हाउ इट इज लुकिंग, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक, ठीक है। आपका ये हो गया C, ये हो गया C, इसके पास एक H, इसके पास इधर एक H, ठीक है, इसके पास इधर एक H, इसके पास इधर एक H। अगर इनके बीच में बॉन्ड होता है तो ये 3 ही होगा, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, क्लियर है। अभी बैलेंसी कंप्लीट है, H की भी कंप्लीट, C की भी कंप्लीट, इसका नाम क्या पड़ जाएगा बोलो, दिस इज व्हाट, दिस इज इथेनॉल, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, इथीन, दिस इज इथीन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये नहीं? ओके तो आपका यहां पे कॉन्संट्रेटेड H2SO4 क्या कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, इट इज H2O को ये भाई साहब निकाल रहा है, H2O को निकाल रहा है कंपाउंड से, ठीक है, क्लियर। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। आपके जितने भी सोप्स और डिटर्जेंट्स होते हैं, सोप्स और डिटर्जेंट्स क्या काम करते हैं, कपड़े साफ करते हैं। कपड़े साफ कौन करता है, पानी या सोप या डिटर्जेंट? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप समझ लो कपड़े लेते हैं, साबुन बिना पानी के घिस दीजिए उसमें, साफ हो जाएगा? तो साफ कौन कर रहा है? लेकिन अगर आप बिना साबुन के पानी में डालेंगे कुछ हद तक तो साफ हो जाएगा, है ना, उल्टा नहीं होगा। आप बिना पानी के साबुन किसी में डाल दीजिए वैसा वो और गंदा हो जाएगा, ठीक है, साफ तो नहीं होगा। तो इसका मतलब एक्चुअली में साफ कौन कर रहा है, वाटर। व्हाई? बिकॉज वाटर इज अ क्या है भाई साहब, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्यों? क्योंकि हर चीज को ये किसी ना किसी एक्सटेंट तक अपने साथ डिसॉल्व करता है, हर चीज को। इसीलिए भाई साहब बर्तन धोने के लिए, आपका नहाने धोने के लिए, आपके कपड़े साफ करने के लिए, आपका हाथ गंदा हो गया भाई साहब, उसको भी सारी चीज़ों में आप वाटर पहले यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ रेडिली अवेलेबल एंड इट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। केमिकली वो हमारे साथ रिएक्ट नहीं करता है। दूसरे कुछ भी सॉल्वेंट हम ले लेंगे, H2SO4 HCl, भाई साहब वो केमिकली रिएक्ट कर जाएगा हमारे साथ, ठीक है, ओके। सो वाटर हमारा सॉल्वेंट है एक्चुअली। लेकिन होता क्या है कि हमारे घरों में जो वाटर आता है, ठीक है, देखिए वाटर आपके 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है भाई साहब आपका प्रॉपर जो वाटर होता है, और एक्चुअली में ये वाटर क्या बन जाता है, हार्ड वाटर बन जाता है। हार्ड वाटर मतलब खारा पानी, ठीक है। अभी क्या है, देखो आपके घर में जो वाटर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ग्राउंड वाटर है, वो ग्राउंड के नीचे का वाटर है। तो ग्राउंड में बहुत सारे आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, ठीक है, इसी तरह से मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। तो ये सारे डिजॉल्व रहते हैं वाटर में। जब तक ये दोनों डिजॉल्व हैं वाटर में,
तब तक वाटर विल स्टिल बी अ गुड क्लीनिंग एजेंट। जैसे ही भाई साहब इसमें ये आ जाता है तब वाटर एक क्लीनिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये भाई साहब क्या करते हैं, वाटर को मतलब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो क्लीनिंग ठीक से नहीं हो पाती है, तो ये क्या हो जाता है, दिस बिकम्स हार्ड वाटर। और इसीलिए हम सोप्स और डिटर्जेंट्स को वाटर में ऐड करते हैं ताकि ये जा सके, ठीक है। सो वी विल सी हाउ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मतलब कैसा होगा, देखो एक बहुत बड़ा चेन होगा, जैसे यहाँ पे समझ लो ये CH3, CH2, 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 फिर क्या होगा COOH। इस H को रिप्लेस करते हुए क्या आ जाता है भाई साहब, Na आ जाता है, या आ जाता है भाई साहब पोटेशियम, इधर सोडियम और पोटेशियम, एक बहुत लंबा सा चेन रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज बेसिकली RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के H को रिप्लेस करते हुए या तो आ जाता है सोडियम या आ जाता है भाई साहब इसके पास पोटेशियम, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के H को रिप्लेस करते हुए जब सोडियम या पोटेशियम आ जाता है तो क्या बनता है आपका सोप्स, ठीक है। क्लियर है, ओके ओके। द आयनिक एंड ऑफ द सोप इंटरैक्ट्स विद वाटर व्हाइल द कार्बन चेन इंटरैक्ट्स विद द ऑयल। अभी होता क्या है, जैसे आपके कपड़ों में, ठीक है, तो समझ लीजिए ये कपड़े हैं, ठीक है, अभी कपड़ों में ऑयल का दाग है, ठीक है, समझ लो यहाँ पे कोई ऑयल का स्पॉट, कुछ तेल गिर गया रहेगा, ठीक है। अभी ये जितना लंबा समझ लीजिए आपका एक RCOONA है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका एल्कली मेटल है, तो इसमें क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा भाई साहब, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, ये वाटर के साथ कंबाइन कर जाएगा, और ये क्या करेगा, ऑयल के साथ कंबाइन कर जाएगा। मतलब क्या है, देखो ऐसा है, ये ट्रेन टाइप का है, तो इसके अभी ये जो है, जो वाटर के साथ ये वाला कंबाइन नहीं कर रहा था, मामला समझो, ठीक है, ये जो ऑयल है ये वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या किया भाई साहब, इसने इस ट्रेन को कंप्लीट कर दिया, एक बन गया ट्रेन का इंजन, ये बन गया ट्रेन का इंजन, और ये बन गया भाई साहब ट्रेन, और इस ट्रेन का ये हो गया टेल। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? तो ये जो ऑयल है ये बन गया इसका टेल, और ये जो Na है जो वाटर के साथ कंबाइन कर गया। पहले क्या हो रहा था, ऑयल और वाटर के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, तो जितना भी पानी डालो तेल का दाग वैसे ही, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, जैसे ही आपने इसमें सोप या डिटर्जेंट डाला है तो क्या हो गया, एक चेन सा बन गया है। अभी ये सोडियम क्या कर रहा है, वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है, मतलब कोई कंपाउंड नहीं बन रहा है लेकिन उसके साथ जुड़ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये क्या कर रहा है, ऑयल के साथ जुड़ रहा है। तो अभी ये तीनों के तीनों भाई साहब बाहर हो जाएंगे वाटर के साथ, ठीक है। तो अभी ये उसको लेकर भागेगा, ठीक है, दिस विल बेसिकली ये इसके साथ क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ, ठीक है। द सोप मॉलिक्यूल्स दस फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मिशेल्स, ठीक है, वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है वो ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ रहेगा, while the ionic end that is sodium or potassium faces from outside, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, this forms an emulsion in water, the soap mishell thus helps in pulling out the dirt in water and we can wash our clothes clean। तो आपका भाई साहब वॉश करके क्लीन हो जाएगा, ठीक है। Soaps are molecules in which the two ends have differing properties. One is hydrophilic, that is it interacts with water, while the other is hydrophobic, that is it interacts with hydrocarbon। तो सोप का एक एंड क्या होगा, हाइड्रोफिलिक, मतलब वो वाटर की तरफ है, और दूसरा क्या होगा भाई साहब, हाइड्रोफोबिक, वो वाटर से दूसरा है, मतलब वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा नहीं लेकिन ऑयल के साथ करेगा। तो सोप का ये मॉलिक्यूल है, ये भाई साहब वाटर को पकड़ रहा है, और ये वाला मॉलिक्यूल क्या पकड़ रहा है, ऑयल को। तो अभी ये लंबा चेन हो गया, ये वॉश आउट हो जाएगा। इसके पहले क्या हो रहा था, वाटर हम डाल रहे हैं लेकिन ये इसको पकड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो सोप मॉलिक्यूल का एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड विच इज सोडियम और पोटेशियम विच कंबाइंस विद द वाटर मॉलिक्यूल। एक मिनट, ओके पीपल, सो आपके सोप में हमने देखा एक हाइड्रोफिलिक एंड होगा विच इज बेसिकली व्हाट, आपका सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होगा, और एक होगा आपका हाइड्रोफोबिक एंड विच इज अवे फ्रॉम वाटर। दिस हाइड्रोफोबिक एंड इज गोइंग टू कंबाइन विद द ऑयल विच इज प्रेजेंट इन द क्लोथ्स, एंड दिस हाइड्रोफिलिक एंड इज गोइंग टू कंबाइन विद वाटर। तो पूरा एक चेन बन जाएगा और ये वाटर के साथ साफ हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो दैट इज
what other is hydrophobic, that is interacts with hydrocarbons. When soap is at the surface of water, the hydrophobic tail of soap will not be soluble in water, and the soap will lying along the surface of water with the ionic end in water and the hydrocarbon tail protruding out of water. Inside water, these molecules have a unique orientation that keeps the hydrocarbon portion out of water. Thus, clusters of molecules in which the hydrophobic tails are in the interior of the cluster and the ionic ends are on the surface of the cluster. This formation is called Michel, जिसको हम झाग बोलते हैं, ठीक है. So we'll see how it looks like. अरे कहाँ गए भाई साहब, अरे ठीक है. ओके, चलिए देख लेते हैं इसको. देखो यहाँ पे आपका ऑयल ड्रॉपलेट जो किस में है, क्लॉथ में है, ठीक है, क्लॉथ में है. अभी ये ऑयल ड्रॉपलेट में ये जो सोडियम है ये दूसरी तरफ है, और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है. ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है. ये किसके साथ कंबाइन कर रहा है, इस ऑयल ड्रॉपलेट के साथ, ठीक है. और सोडियम ने किसके साथ कंबाइन करके रखा है भाई साहब, वाटर के साथ. सोडियम ने भाई साहब किसके साथ कंबाइन करके रखा है, वाटर के साथ. सोडियम एंड वाला क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोफिलिक एंड. दिस विल बी द हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है. और ये वाला एंड आपका क्या हो जाएगा, ये वाला, दिस विल बी द हाइड्रोफोबिक एंड, क्योंकि इसका वाटर के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होता है, तभी तो ये नहीं निकल रहा था. ये ऑयल ड्रॉपलेट भाई साहब आपका वाटर के साथ कंबाइन नहीं कर रहा था, लेकिन ये ऑयल ड्रॉपलेट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ कंबाइन कर जाएगा, ठीक है. तो ये आपका एक मिशेल, तो अभी ये पूरा का पूरा निकल जाएगा, ठीक है. दिस इज गोइंग टू गेट वॉट. The soap in the form of Michel is able to clean since the oily dirt will be collected in the center of the Michel. तो ये आपका भाई साहब Michel है, ठीक है, और ये सेंटर में कलेक्ट हो जाएगा. The Michel stain solution has a colloid and will not come together to precipitate because of ion repulsion, ठीक है. तो एक कोलॉइड की तरह होंगे भाई साहब, इसमें सब में आयंस रहेगा, तो ये मतलब ऐसा प्रेसिपिटेट नहीं हो जाएगा. देखो अगर प्रेसिपिटेट हो गया तो सारा जम जाएगा, तो ये वाटर में सोल्यूबल रहेगा, ठीक है. दस द डर्ट सस्पेंडेड इन द मिशेल्स इज ऑल्सो ईजिली रिंस्ड अवे. तो आपका भाई साहब ये पूरा जो है वो रिंस आउट हो जाता है, वो वाटर में आपका बाहर चला जाता है, ठीक है. द सोप मिशेल्स आर लार्ज एनफ टू स्कैटर लाइट, हेंस अ सोप सोल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी, ठीक है. अगर आप भाई साहब एक सोप सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए सोप सोल्यूशन है, और इसमें टॉर्च लाइट मारेंगे तो ये पूरा क्लाउड जैसा दिखेगा आपको. सोप सोल्यूशन है ये समझ लीजिए, किसी ग्लास में आपने रखा हुआ है और उसमें आप टॉर्च मार रहे हैं तो एक जैसा डेंस क्लाउड की तरह दिखेगा. क्यों, क्योंकि ये स्कैटर करेगा. ये जो स्कोप के पार्टिकल्स है ये क्या करेंगे, लाइट को चितर बितर करेंगे चारों तरफ, ठीक है. तो आपका एक डेंस क्लाउड की तरह बन जाएगा ये, ठीक है. ओके, सोप्स आर क्लींजिंग एजेंट्स केपेबल ऑफ रिएक्टिंग विथ वाटर एंड डिसलॉजिंग द अनवांटेड पार्टिकल्स फ्रॉम क्लोथ्स और स्किन. जहाँ से भी आपको भाई साहब साफ सफाई करनी है, क्लोथ्स हो गया या स्किन हो गया, वहाँ से डिसलॉज कर देते हैं सोप के पार्टिकल्स, ठीक है. दे आर गोइंग टू डिसलॉज, ठीक है, क्लियर है. ओके, डर्ट को डिसलॉज कर देते हैं, ठीक है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम एंड पोटेशियम चेन्स ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड. ये सोडियम और पोटेशियम चेन्स होते हैं. अ सोप मॉलिक्यूल इज अ टैडपोल शेप स्ट्रक्चर. तो ऐसा होता है, देखो टैडपोल, देखा टैडपोल मतलब क्या होता है, मेढक का बच्चा, ठीक है. तो ये आपका भाई साहब हो गया, दिस इज बेसिकली द ऑयल ड्रॉपलेट. ये हो गया आपका क्या, ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है. ये हो गया आपका, दिस विल बी बेसिकली द कार्बोक्सिलिक एसिड चेन, कार्बोक्सिलिक एसिड चेन. और ये क्या हो जाएगा, सोडियम या पोटेशियम, ठीक है. ये किसके साथ कंबाइन करेगा, H2O के साथ, और ये पूरा क्या हो जाएगा, दिस विल बेसिकली फॉर्म अ मिशेल, ठीक है. दिस विल बेसिकली फॉर्म अ मिशेल, ठीक है, क्लियर है. ये हो गया, ये वाला एंड हो गया आपका हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है, हाइड्रोफिलिक एंड. और ये वाला एंड हो गया आपका हाइड्रोफोबिक एंड, ठीक है. तो इट लुक्स लाइक अ टैडपोल, मेढक का बच्चा होता है ना, जिसने जो वाटर में होता है. एट वन एंड लॉन्ग नॉन पोलर एंड, देखो यहाँ पे लॉन्ग नॉन पोलर एंड है, CONA है, ये आपका हाइड्रोफोबिक एंड है, ठीक है. ये वाटर के साथ कंबाइन नहीं करेगा, लेकिन ये ऑयल के साथ कंबाइन कर लेगा, ठीक है. और यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका Na, विच इज द हाइड्रोफिलिक एंड, ये आपका H2O के साथ कंबाइन कर लेगा, ठीक है, क्लियर है. एट वन एंड लॉन्ग नॉन पोलर एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज अ हाइड्रोकार्बन चेन विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑयल. ये हाइड्रोकार्बन चेन भाई साहब आपके ऑयल के साथ कंबाइन कर जाएगा, ठीक है. ये मतलब ऑयल को अटैच कर लेगा अपने साथ, और ये वाटर को अपने साथ अटैच कर लेगा. तो भाई बन गई आपकी लंबी ट्रेन, और ये साफ हो जाएगा, ठीक है. Soap molecule hydrocarbon chain which is insoluble in water but soluble. At the other end, short polar end of the soap molecule, there is a carboxylate ion which is hydrophilic. That is water soluble but insoluble in oil. ठीक है, तो ये आपका भाई साहब हाइड्रोफिलिक नेचर है. क्लियर है? ओके ओके, ये क्या हो गया, एक मिनट, थोड़ी ना घर जाएंगे अभी, रुको रुको,
अभी थोड़ी ना गल जाएंगे। ओके पीपल, वी आर ऑलमोस्ट डन विद द चैप्टर। अभी हम क्या करेंगे, इस कार्बन एंड कंपाउंड्स का एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद हम डील करेंगे जो आपके बोर्ड्स में क्वेश्चंस आए हैं इसके ऊपर, जिसको हम PYQs भी बोलते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं दोनों बोर्ड्स में, ठीक है। सो विल डिस्कस दैट एंड विल फिनिश ऑफ विद दिस चैप्टर। यू आर गोइंग टू मेक नोट्स एंड देन वी विल कंडक्ट अ टेस्ट, ठीक है। क्लियर है? ओके तो फटाफट रिविजन कर रहे हैं हम इसका, ठीक है। वी आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके चलिए भाई साहब देखते हैं क्या है इसमें। ये क्या हो गया, चलिए what is happening? Oh, 119 elements are known to us, ठीक है। each important in its own way। आज तक हमको 119 elements are known to us and each of them is important in its own way। Here are a few of them. What are they? Oh, hydrogen, helium, oxygen, neon, copper, boron, potassium, lithium, carbon, iron, nitrogen, thorium, ठीक है, बेरिलियम। ये सारे आपके तमाम जितने भी हैं वो एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स मतलब जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो, ठीक है। दोज विच हैव बेसिकली गॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इस तरह से आपके 119 एलिमेंट्स भाई साहब पॉसिबल है, ठीक है। क्लियर है? बहुत बढ़िया ना भाई साहब। अभी हम आते हैं कार्बन पे, ठीक है। कार्बन ये 12.01 है, एक्चुअली 12 लेते हैं हम इसका, क्या, एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है भाई साहब का, 6, ठीक है। एटॉमिक मास क्या है, 12.01 लेते हैं, लेकिन 12 है बेसिकली, ठीक है। और इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। ओके, वंडरिंग व्हाई ऑल अदर एलिमेंट्स डिसअपीयर्ड एंड कार्बन डिडंट। व्हाई? बिकॉज carbon is one compound which is not going to either lend electrons neither going to accept electrons, it is just going to share electrons, ठीक है। सो अदर एलिमेंट से कार्बन का यही एक डिफ्रेंसिएशन है जिसके वजह से कार्बन में सिर्फ और सिर्फ आजू बाजू कोवैलेंट बॉन्ड्स बन सकता है, ठीक है। जैसे क्लोरीन आपका आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है और कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। सोडियम के साथ वो आयनिक बॉन्ड बना रहा है, लेकिन कार्बन के साथ वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन कार्बन सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड ही बना सकता है, ठीक है। लेट्स डिस्टिंग्विश देम इनटू, ठीक है। जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, दे आर थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल्स, ठीक है। कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, दे आर थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास एंड क्ले, ठीक है। एंड देन वी हैव थिंग्स विच आर अदर्स, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे भाई साहब, ये आपका हो गया, ठीक है, थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल्स, हाँ वही, ठीक है। ओके, थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल्स, देन वी हैव थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास एंड क्ले। ग्लास एंड क्ले भाई साहब आपके क्रॉकरीज जो होते हैं, एंड अदर्स, कोई मेडिसिन हो गया, कपड़े हो गए, ठीक है। ये ज़्यादा करके किससे बने हुए हैं, दीज आर बेसिकली मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है, प्राइमरली मेड अप ऑफ कार्बन। ये सारा जो आप देखोगे, जैसे आपके सब्जी वगैरह थी तो भाई साहब कार्बन से बने हुए हैं, ये आपके मेडिसिन हो गए, ठीक है, ये आपके कपड़े हो गए, कॉटन से बने हुए। एंड फाइनली कैन यू गेस द कॉमन एलिमेंट विच इज फाउंड इन ऑल ऑफ देम विल हैव कार्बन, ठीक है। ओके, आहो कार्बन आ गया, चलो भाई साहब बहुत बढ़िया। यह है हमारा दुनिया। ओके, अर्थ क्रस्ट में देखिए कितना है, अर्थ क्रस्ट हैज बेसिकली गॉट 0.02% ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। आपके अर्थ के क्रस्ट में मतलब क्या है, आपका जो जमीन है, ठीक है, उसमें कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम, ये सब है, ठीक है। कितना परसेंटेज है, 0.02%। उसी पे आपकी दुनिया चल रही है भाई साहब, ठीक है। ओके, एटमॉस्फेयर में आपका कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच वी ऑल एक्सेल, एंड दैट इज टू अ ट्यून ऑफ हाउ मच, 0.03%, ठीक है। कार्बन 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 एलिमेंट भी है, ठीक है। कार्बन आपका भाई साहब क्या है, एलिमेंट है, एक नॉन मेटल है। कार्बन इज फर्स्ट ऑफ ऑल एन एलिमेंट, इट कैन हैव इट्स ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड देन इट इज अ नॉन मेटल, ठीक है, इट इज अ नॉन मेटल, ठीक है। ओके, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल, ज्यादा करके आपका कोल जो है तो कार्बन से बनता है। कितने टाइप्स ऑफ कोल्स हैं, चार। पहला आपका आता है कौन सा, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ कोल है वो क्या है, पीट, जो जस्ट अर्थ के थोड़ा सा नीचे रहता है। उसके बाद
लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस कोल, उसके बाद एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। जितना आप जमीन के नीचे जाते जाएंगे उतना जो है कार्बन वो क्या होगा, इट विल बी एक्सपोज टू हायर टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स एज वेल। क्लियर, समझ में आ रहा है ये? बहुत बढ़िया। सिंबल आपका क्या है भाई साहब? सी। एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 6। ठीक है, ओके। एटॉमिक मास क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 and 4। क्लियर है, सिंपल एकदम से। एटॉमिक नंबर आपका 6 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गए आपके? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले ऑर्बिट में आपके 2 एलिमेंट्स आते हैं, दूसरे ऑर्बिट में कितने आते हैं आपके? 4। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। सो आपका देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है, दिस इज बेसिकली कार्बन एंड दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड इट। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। एंड इन द नेक्स्ट ऑर्बिट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू वी हैव? 4। आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया। हाँ, क्या बोल रहे हैं? वैलेंसी है, वैलेंसी है। तो वैलेंसी इसकी कितनी हो गई भाई साहब? 4। वैलेंसी क्या हो गई? 4, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करेगा। दिस इज गोइंग टू कंबाइन विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, कार्बन कार्बन कार्बन। तो देखो यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का घूमना मतलब 3 डायमेंशन में होता है, दे आर बेसिकली मूविंग। तो पहले ऑर्बिट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स और नेक्स्ट ऑर्बिट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई साहब? 4। ठीक है, टू गेन अ स्टेबल स्टेट। वाई? तो अगर आपका स्टेबल स्टेट क्या होगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू कंबाइन विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके भाई साहब 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करके इट विल गेन अ स्टेबल स्टेट। ठीक है, ईदर टू गेन अ स्टेबल स्टेट कार्बन कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स उसको कहीं से मिल जाए। ठीक है, और क्या हो सकता है? बट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। आपका जो न्यूक्लियस है वो किससे बना हुआ है? कार्बन का। 6 प्रोटॉन्स हैं, बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन जब ये खाएगा तो ये फीका पड़ने लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को रख रहा है, बराबरी का हिस्सा होना चाहिए, है ना। 1-2 इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर गया समझ में आता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा और यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स कम पड़ जाएंगे इन 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स को अभी होल्ड करना है? 10 इलेक्ट्रॉन्स को। समझ में आ रहा है? अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया तो क्या संतुलन बिगड़ेगा? यहाँ पे भाई साहब कितने हैं? 6 प्रोटॉन्स है कार्बन के पास और इसको भी 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभालना है। 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन समझ में आता है, कभी कभी 1 इलेक्ट्रॉन एक आध ज़्यादा हो गया वो भी समझ में आता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो ये क्या करेगा? अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो इट कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो भाई साहब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इट कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज भी कर सकता है, लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिए तो भाई साहब क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, लीविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो अभी क्या है? 6 प्रोटॉन्स, आजू बाजू में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल गए तो कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन्स और 4 प्रोटॉन्स। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। इट विल बी डिफिकल्ट टू विथहोल्ड। ठीक है, तो नीदर कैन इट डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स नॉट कैन इट एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों कार्बन के लिए भाई साहब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। सो कार्बन शेयर्स इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो भाई साहब कार्बन क्या करेगा? अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स, एंड फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब, तो सही आ रहे हो तुम एकदम से। सो कार्बन शेयर्स इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग व्हाट? कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड्स भाई साहब फॉर्म हो रही हैं आपकी। ठीक है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो पहले हमने देखा भाई साहब 2 टाइप की बॉन्डिंग होती है, एक आयनिक बॉन्डिंग होती है और दूसरी होती है आपकी कोवैलेंट बॉन्डिंग। सो केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड
कोवैलेंट बॉन्डिंग, इसको हम बोलेंगे भाई साहब कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये एक एटम, ये एक एटम, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गया, तो ये आपका क्या बन गया भाई साहब, कोवैलेंट बॉन्ड, प्रॉपर कोवैलेंट बॉन्ड, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। सो इज कार्बन द ओनली एलिमेंट दैट फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स? नहीं, और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे क्लोरीन भी आपका कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर ही लेगा, लेकिन वो आयनिक बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है। सो कार्बन इज नॉट द ओनली एलिमेंट विच फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स। ऑल नॉन मेटल्स फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स, जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं, चाहे सल्फर हो जाए, चाहे ऑक्सीजन हो जाए, चाहे नाइट्रोजन हो जाए, चाहे भाई साहब आपका क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो आयनिक बॉन्ड्स भी फॉर्म कर सकते हैं, डिपेंड करता है उनके सामने क्या है। अगर किसी नॉन मेटल के सामने नॉन मेटल आ जाता है या खुद ही आ जाता है वो, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। अगर किसी नॉन मेटल के सामने मेटल आ जाता है तो वो क्या फॉर्म करेगा भाई साहब, दिस विल फॉर्म अ आयनिक बॉन्ड। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? एक मिनट, कुछ ओके। सो ऑल नॉन मेटल्स, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कार्बन ही कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ऑल नॉन मेटल्स आर बेसिकली केपेबल ऑफ फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स। सारे नॉन मेटल्स आपके कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। तिवारी बेटा वो कैमरा मेरा वो नहीं गिरना चाहिए वैसा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? क्लियर है, ओके। सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा है कि वो सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है, वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाएगा। बाकी सारे क्या कर सकते हैं भाई साहब, कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं और साथ ही साथ आयनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स देख लेते हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, ओके ओके ओके। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में क्या कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। क्या हो गया, चलो भाई साहब, तो हाइड्रोजन का भाई साहब एटॉमिक नंबर क्या है, 1। उसको कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक और चाहिए टू फॉर्म अ ड्यूप्लेट, ठीक है। तो उसका स्टेबल, देखिए इसके पास एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है हाइड्रोजन के पास, ध्यान देना, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसके पास एक प्रोटॉन है और एक घूमता हुआ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अभी भाई साहब वो क्या करेगा, वो एक और हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, कंबाइन कर जाएगा। एक और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर गया तो यहाँ पे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, अभी ये दोनों क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे, इसीलिए आपका बनता है H2 मॉलिक्यूल, इसीलिए आपका बनता है भाई साहब H2 मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो टू बिकम स्टेबल हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन एटम शेयर्स वन इलेक्ट्रॉन विद द अदर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो इनको जब तक आपस में कोई ऐसा सामने वाला नहीं मिल रहा है जो इनको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, तो ये क्या करेंगे, आपस में ही शेयरिंग कर लेंगे और आपस में शेयर करके क्या बना देंगे, H2 मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो एक प्रोटॉन, ये एक प्रोटॉन, यहाँ पे भाई साहब शेयरिंग हो गई, सो दिस इज फॉर्मिंग वन, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपका बन गया भाई साहब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सिंस टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, वी से दैट दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज अ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसा कोई भी केमिकल बॉन्ड जिसका एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से शेयरिंग में बनता है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर आप H लिखेंगे, डैश H होगा, तो H डैश H, ठीक है, दैट विल बी बेसिकली अ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू फॉर्म व्हाट, H2। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अनुज थोड़ा सा दरवाजा बंद कर दो ना, वो डोर, हाँ, थैंक यू। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम सिंबल, ईदर डॉट और क्रॉस, ठीक है। अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे डॉट भी दिखा सकते हैं, अगर सेम ही एटम है तो एक क्रॉस भी दिखा सकते हैं, और अगर अलग अलग होगा तो हम क्या करते हैं, एक को डॉट दिखाते हैं, एक को क्रॉस दिखाएंगे, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट। तो H और H में देखो एक डॉट और ये एक डॉट, सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू फॉर्म H और H, ऐसा डैश भी दिखा सकते हैं हम, ठीक है। तो ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ये डैश स्ट्रक्चर हो गया, दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट व्हाट, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ओके ओके ओके। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, कोवैलेंट बॉन्ड देख रहे हैं हम बेसिकली, ठीक है। तो व्हाट इज बेसिकली क्लोरीन, क्लोरीन इज फॉर्म्ड ऑफ 17, तो अगर 17 इसका एटॉमिक नंबर है तो 2, 8 और 7 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई साहब, 7, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर उसको कोई सामने से डोनर एटम मिल जाता है तो वेल एंड गुड, इट विल फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड। इफ इट डजंट गेट अ डोनर एटम, व्हाट विल इट डू, इट विल बेसिकली फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड विद इट्स ओन मॉलिक्यूल।
ठीक है। तो ये अपने मॉलिक्यूल के साथ भाई साहब ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर, दिस इज द एटॉमिक नंबर, व्हाट विल हैपन। तो आपका देखो यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स हैं और यहाँ पे क्या है भाई साहब 18 न्यूट्रॉन्स हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35 में से आप 17 को माइनस कर दोगे आपका 18 आ जाएगा। 18 न्यूट्रॉन्स हैं इसके। अगर हम देखें तो 287 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। देयर इज नो पॉइंट इन शोइंग 2, देयर इज नो पॉइंट इन शोइंग 8, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स आपके केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो पार्टिसिपेट करते हैं वो हैं आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऑल्सो नोन एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए भाई साहब देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ अपना क्या कर रहा है, यहाँ पे एक और क्लोरीन, ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट इज गेटिंग फॉर्म। तो आपका यहाँ पे टू बिकम स्टेबल 1 क्लोरीन एटम शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विद द अदर क्लोरीन एटम। तो ये वाले भाई साहब शेयरिंग में हो गए, एक इसने दिया एक इसने दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगी। दोनों की क्या हो जाएगी 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 8 इलेक्ट्रॉन्स का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 17 इसका प्रोटॉन्स, 17 इसका प्रोटॉन्स, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका ओवरलैपिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस विल बी अ कोवैलेंट बॉन्ड formed by sharing of electrons, ठीक है, formed by sharing of. Since 2 electrons 1 pair are shared, we say that this is basically what a chemical bond formed by sharing of 1 pair of electrons is called a single covalent bond. इसको हम किस टाइप का बॉन्ड बोलेंगे भाई साहब, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। So electrons of atoms of same elements are represented by the same symbol either dot or cross. ये हम देख ही चुके हैं भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में अगर हम डॉट स्ट्रक्चर से दिखाएं तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में डैश स्ट्रक्चर हो गया ये, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग व्हाट, एक इलेक्ट्रॉन इधर से और एक इलेक्ट्रॉन इधर से, क्या बन गया ये कोवैलेंट बॉन्ड क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी भाई साहब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों आपस में अपने ही सेक के साथ क्या बना रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देख लेते हैं हम यहाँ पे। व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन में देखो आपका 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल भाई साहब, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, एटॉमिक मास नंबर है भाई साहब 16, तो 16 में से 8 माइनस कर दोगे तो 8 आ गया आपके क्या, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो पहले ऑर्बिट में आ जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑर्बिट में आ जाएंगे आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज। कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इफ इट इज गेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी डोनर एटम नियर बाय, it will form an ionic bond, but if it is not getting, what will it do, it will combine with another atom of itself, form a covalent bond, and that will basically result in the formation of oxygen molecule, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं भाई साहब इसका। देखो Z इज इक्वल टू 8 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 and 6, ठीक है। Z मतलब हो गया आपका एटॉमिक नंबर, ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल कंबाइन विथ अनदर ऑक्सीजन एटम। देखो 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स, एक और ऑक्सीजन एटम के साथ भाई साहब ये कंबाइन कर रहा है। अगर ये कंबाइन कर रहा है Z इज इक्वल टू कितना है 8, तो ये हो गया 2 और 6, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, टू बिकम स्टेबल 1 ऑक्सीजन एटम शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अनदर ऑक्सीजन एटम। सो व्हाट इज इट बेसिकली बिकमिंग, इट इज बिकमिंग O2 मॉलिक्यूल। ये आपका भाई साहब हो गया O2 मॉलिक्यूल। ये वाला जो अंदर वाला है ऑर्बिट वो आप ना दिखाएं तो भी चलेगा, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन ही आपको दिखाना और समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो गया भाई साहब, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके। तो आपका जो बॉन्ड होगा उसके बीच में 2 डैश आएगा, अभी 1 डैश नहीं आएगा, ठीक है, 2 डैश आएगा। 1 डैश मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक, दूसरा डैश मतलब इससे 1 इलेक्ट्रॉन इससे 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स डेफिसिट थे तो आपने 2 ऑक्सीजन एटम्स का कंबाइन कराया, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ से, दैट इज हाउ इट इज फॉर्मिंग बेसिकली OO। देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ से, ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हो गया, और इसी का भाई साहब डैश स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम सिंबल ईदर डॉट और क्रॉस, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब देख लेते हैं हम इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो OO का क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। सिंस टोटल 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, तो आपका देखो यहाँ पे 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रही है, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो हम यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर एक केमिकल बॉन्ड बन रहा है जिसका वैसा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड अ डबल कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड।
क्या ये मामला समझ में आ रहा है? डबल कोवैलेंट बॉन्ड इज दिस फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देख लेते हैं हम। देखो ये हो गया आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, 7 प्रोटॉन्स और 7 न्यूट्रॉन से बना होता है आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपका कितना हो गया? 7 एटॉमिक नंबर, तो हो गया 2 and 5। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल इट नीड? 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भाई साहब, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा दूसरे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के साथ। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर क्या है भाई साहब? 7, ठीक है। तो अंदर 7 प्रोटॉन्स और 7 न्यूट्रॉन्स हैं। पहले शेल में आ गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में आ गया 5, कितने और चाहिए? 3। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन को अगर 3 ऐसे मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स वाले आपके ऐसे कोई, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अगर कोई ऐसा आइटम मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपस में कंबाइन कर लेगा नाइट्रोजन, ठीक है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे 2 और 5 टू बिकम स्टेबल 1 नाइट्रोजन एटम शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर नाइट्रोजन एटम, ठीक है। एक नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है भाई साहब, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे आपका हो गया, देखिए 1 2 3 1 2 3, 3 आए एक एटम से, 3 आए दूसरे एटम से। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में क्या हो जा रहा है भाई साहब? आपका ट्रिपल बॉन्डिंग हो रही है, ट्रिपल बॉन्डिंग हो रही है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो रहा है। देखो डॉट स्ट्रक्चर्स में ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो रहा है। आर वी क्लियर? ठीक है। डैश स्ट्रक्चर्स में दिखाएंगे तो 3 बॉन्ड ऐसे दिखाएंगे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो दिस इज फॉर्मिंग योर N2 मॉलिक्यूल्स। Since total 6 electrons, that is 3 pairs of electrons are shared, we say that it is basically what? आपका a chemical bond formed by sharing of 3 pairs of electrons is called a triple covalent bond. तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल कौन हो गया? हाइड्रोजन। डबल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल कौन हो गया? ऑक्सीजन। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल कौन हो गया? नाइट्रोजन। कार्बन तीनों करता है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन का सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही होगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का डबल कोवैलेंट बॉन्ड ही होगा, नाइट्रोजन का ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड ही होगा। कार्बन क्या करेगा? कार्बन के साथ अगला कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से भी हो सकता है, कार्बन के साथ अगला कार्बन डबल कोवैलेंट बॉन्ड से भी हो सकता है, कार्बन के साथ अगला कार्बन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड से भी हो सकता है। इसीलिए कार्बन को हम अलग से स्टडी करते हैं और इसीलिए अपनी टेट्रावैलेंसी को फुलफिल करने के लिए कार्बन कुछ भी कर सकता है, इसीलिए उसके इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं। इसीलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरी अलग तरीके से पढ़ते हैं। इसीलिए आपका देखो कार्बन का टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन का प्रॉपर्टी आता है। इन दोनों प्रॉपर्टीज के चलते कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। यू कैन फॉर्म न्यूमरस कंपाउंड्स, ठीक है, क्लियर है। तो अभी हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये भी एक कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है भाई साहब? 1। वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगी भाई साहब? 1। कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है, ओके। चलिए अभी हम देखते हैं ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है भाई साहब? 8। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या हो जाएगा? 2 and 6। 10 वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया भाई साहब? 2। मतलब ऑक्सीजन को क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये सारे में क्या हो जाएगा? कोवैलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आपका हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल दे शेयर? तो ऑक्सीजन इज गोइंग टू शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद 1 हाइड्रोजन एटम एंड 1 इलेक्ट्रॉन विद द अदर हाइड्रोजन एटम। व्हाट विल हैपन विद दिस शेयरिंग? ऑक्सीजन की भाई साहब 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी और ये 2 हाइड्रोजन एटम्स की डुप्लेट की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। और डुप्लेट किसकी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं? नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन है? हीलियम। हीलियम के साथ इसका भाई साहब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। सो दे विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ ईच अदर। तो इनका भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये हो गया 1 हाइड्रोजन, ये हो गया 1 हाइड्रोजन, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में क्या है भाई साहब? 1 2 3 4 5 6। 1 इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी शेयरिंग, 1 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसकी शेयरिंग। तो क्या हो जाएगा ये? दिस इज गोइंग टू फॉर्म H2O। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दिस इज गोइंग टू फॉर्म H2O। क्लियर है? ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, इसके साथ ये हो गई भाई साहब शेयरिंग। वाह, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। अभी हम आपका कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू फॉर्म मीथेन मॉलिक्यूल। तो आपका CH4 है। कार्बन के भाई साहब एटॉमिक नंबर कितना? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी भाई साहब? 1, ठीक है, ओके। सो लेट्स से एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 विच इज 2 4। 10 वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना हो गया भाई साहब? 4, ठीक है। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। तो यहां पे देखो कार्बन हो गया 4,
इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो गया भाई साहब आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स। वी हैव बेसिकली गॉट 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये सब आपके क्या हो जाएंगे, H एटम, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट, द कार्बन एटम। ठीक है, ओके ओके ओके। सो अभी देखो इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, शेयरिंग होगा। ठीक है, ये हो गई भाई साहब शेयरिंग। वाह, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स गिनो कितना हो गया, 8, और हर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन गिनो कितना हो गया, 2। तो ईच हाइड्रोजन इज कंप्लीटिंग इट्स डुप्लेट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन विच इज द सेम एज दैट ऑफ हीलियम, and each carbon obviously one carbon is completing the octet configuration which is that of neon. हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारे आपके इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे डबल कैसे दिखेगा, ये एक डबल, ये कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड और ये कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर हम इसको भाई साहब डैश स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करें तो दिस इज बेसिकली मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप ध्यान देंगे, दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज इट्स प्रॉपर्टीज डू नॉट को रिलेट टू दैट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हालांकि इसका स्ट्रक्चर हम समझ सकते हैं। एटॉमिक नंबर यहाँ पे भी कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 8, तो इसका कितना हो जाएगा भाई साहब, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 2 और 6 की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई भाई साहब, 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए। कार्बन की 4 की रिक्वायरमेंट है, तो 4 की वैलेंसी भी हो गई। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे कार्बन क्या हो जाएगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर कर लेगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, सो लेट्स लुक एट कार्बन का मॉलिक्यूल। देखो ये कार्बन हो गया भाई साहब, ये 2, ये अंदर वाले 2 का कोई लेना देना नहीं है कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे भाई साहब कितना है, 6, यहाँ पे कितना है, 4, यहाँ पे कितना है, 6। ठीक है, ये 2 और ये 2 शेयर हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 शेयर हो जाएंगे भाई साहब। ठीक है, तो आपका ये हो गया कार्बन एटम। दिस इज बेसिकली द 2 ऑक्सीजन एटम्स दैट वी हैव। ठीक है, ओह वाह वाह, हो गया। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे कितना हो गया, दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग 2। ठीक है, ये आपके 2 कार्बन एटम्स किससे आए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स किससे आए, कार्बन एटम से। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किससे आए, ऑक्सीजन से। ये 2 किससे आए, कार्बन से, और ये आए किससे भाई साहब, ऑक्सीजन से। तो अभी अब कार्बन का वैलेंसी चेक करो भाई साहब, 4 और यहाँ पे 4, ये कंप्लीट 8 आउटर मोस्ट की, इसको मत गिन बैठना, ये तो अंदर का है। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। ऑक्सीजन का देखो 4, 5, 6, 7, 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, 4, 5, 6, 7, 8, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन विच इज दैट ऑफ नियॉन इज कंप्लीटेड बोथ बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर डैश स्ट्रक्चर्स में हम इसको दिखाएंगे तो कैसा हो जाएगा, सी के साथ डबल बॉन्ड हो, सी के साथ डबल बॉन्ड हो। ठीक है, दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ अभी यहाँ पे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन देख लेते हैं हम। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या हो गई हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या है भाई साहब। ओके, covalent compounds have low melting and boiling points. Why? What is the reason? We have discussed this already. ये तो रिवीजन चल रहा है भाई साहब। Why? There is no electrostatic force. ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से उनकी क्या होती है भाई साहब, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड्स में देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हेंस देयर मेल्टिंग पॉइंट्स एज वेल एज देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो। चलिए, और प्रॉपर्टीज, दे आर जनरली इनसॉल्यूबल इन वाटर, क्योंकि वाटर आपका एक पोलर सॉल्वेंट है, बट सॉल्यूबल इन ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऐसे सारे सॉल्वेंट्स जो ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे आपका कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, इथेनॉल हो गया, ठीक है, ये सारे आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, इनमें सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्यूबल होंगे। ठीक है, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स हैं तो पुअर कंडक्टर्स हो गए भाई साहब। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, दे आर यूजुअली लिक्विड्स और गैसेस ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। ओनली सम आर सॉलिड्स, बहुत कम होते हैं जो सॉलिड्स होते हैं, ज़्यादा करके ये क्या होंगे, लिक्विड्स एंड गैसेस, बिकॉज ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। ज़्यादा करके ये लिक्विड्स एंड गैसेस होंगे। ठीक है, क्लियर है, ओके। हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्राफाइट। ठीक है, डायमंड और ग्राफाइट को छोड़कर बाकी सब में भाई साहब लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ड्यू टू वीक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिटिल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज फोर्सेस। बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन फोर्सेस को तोड़ने के लिए। ठीक है, सो वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दे आर जनरली इनसॉल्यूबल इन वाटर, ज़्यादा करके ये वाटर में इनसॉल्यूबल होंगे, लेकिन जितने भी आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होंगे उनमें ये सॉल्यूबल होंगे, बट सॉल्यूबल इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, बहुत बढ़िया भाई साहब। ओके, poor conductors of heat and electricity because they do not contain ions except for graphite। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, और ग्राफाइट का लेयरिक अरेंजमेंट कुछ ऐसा है जिसके वजह से वो इट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
अकरेंस ऑफ कार्बन, चलिए भाई साहब देख लेते हैं अकरेंस ऑफ कार्बन क्या क्या है। एक होता है इसका फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में हमको मिलता है, और दूसरा होता है इसका भाई साहब कंबाइंड स्टेट, ठीक है। तो फ्री स्टेट में कहाँ पे मिल जाएगा आपको, डायमंड में, ठीक है, ग्रेफाइट में, और आपका बकमिंस्टर फ्यूलरिंग, इसमें तो स्टडीज चल रही हैं, हमने देखा ही है, ये 3 जगहों पे आपको डायमंड और ग्राफाइट में आपको फ्री स्टेट में मिलता है, एंड बकमिंस्टर फ्यूलरिंग। कंबाइंड स्टेट में कहाँ पे मिलेगा भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड में इन एटमॉस्फेयर, कार्बोनेट्स जैसे लाइमस्टोन हो गया, अर्थ के क्रस्ट में मिलता है आपको, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, सारे जितने भी मरे हुए प्राणी होते हैं उनमें कार्बन तो रहता ही है। उसी कार्बन को जब हम हाई टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स में एक्सपोज करते हैं, दे जनरली गेट कन्वर्टेड इनटू अ फ्यूल फॉर्म, ठीक है, विच कैन बी कोल, विच कैन बी पेट्रोलियम, विच कैन बी डीजल, एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या क्या हो जाएंगे आपके, एलोट्रोप्स आर व्हाट, एलोट्रोप्स आर सेम एलिमेंट, ठीक है, द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड द एलोट्रोप्स ऑफ द एलिमेंट। तो जितने अलग अलग तरीके के आपके फिजिकल फॉर्म्स होते हैं एग्जिस्टेंस के एक ही एलिमेंट के, उनको हम क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज एलोट्रोप्स, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे ग्राफाइट हो गया, दिस इज बेसिकली, ठीक है, ये हो गया आपका डायमंड और ये हो गया आपका बकमिंस्टर फ्यूलरिंग, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। अगर हम देखेंगे डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है, ओके, सॉरी ग्राफाइट का स्ट्रक्चर, दिस इज बेसिकली ग्राफाइट। तो ये आपका देखो लेयरिक अरेंजमेंट है, जिसके वजह से एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड होता है, जिसके वजह से ग्राफाइट एक्ट्स एज एन एक्सीलेंट लुब्रिकेंट एंड द सेम टाइम इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्रीली फ्लो थ्रू दीज स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये आपका डायमंड का हो गया, ठीक है, एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन मोस्ट टफ क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ये हार्डेस्ट एलिमेंट नोन है, ठीक है, ओके। दिस इज बेसिकली बकमिंस्टर फ्यूलरिंग विच इज इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग एलोट्रोप्स के शेप्स हो गए, ठीक है, दीज आर बेसिकली डिफरेंट शेप्स ऑफ अलग अलग एलोट्रोप्स। तो डायमंड और ग्राफाइट में भाई साहब, ठीक है, ये डायमंड का स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया आपका ग्राफाइट का स्ट्रक्चर। डायमंड और ग्राफाइट में क्या क्या हो जाएगा, देखो दिस इज बेसिकली डायमंड एंड दिस इज ग्राफाइट। सो कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। इसका जो डायमंड का जो चमक है वो किस लिए है, क्योंकि लाइट का भाई साहब अलग अलग रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस है ये, ठीक है। और क्या क्या डिफरेंसेस हैं भाई साहब, ईच कार्बन लिंक टू 4 अदर नेबरिंग कार्बन एटम, हर एक कार्बन जो है तो 4 नेबरिंग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ग्राफाइट में अगर आप देखोगे ईच कार्बन इज लिंक टू 3 अदर नेबरिंग कार्बन एटम्स, 3 अदर नेबरिंग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ग्राफाइट में और क्या है, इट हैज रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसका भाई साहब रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ग्राफाइट का देखेंगे इट हैज शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मिंग हेक्सागोनल अरे, तो ऐसे भाई साहब शीट्स हैं, दीज आर लाइक शीट्स विच आर अरेंज वन अबव द अदर, ठीक है, ओके। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इसमें भाई साहब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भाई साहब फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है विद इन लेयरिक अरेंजमेंट, ठीक है। व्हाट एल्स, एक्सट्रीमली हार्ड एंड हैवी, ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली हार्ड एंड दिस इज इन फैक्ट द हार्डेस्ट एलिमेंट नोन, ठीक है। और भाई साहब दिस इज सॉफ्ट एंड लाइट एज कंपेयर टू डायमंड, और इसको हम लुब्रिकेशन पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स को हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के वजह से भी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज करते हैं। सो दीज आर डिफरेंट फॉर्मेट्स दैट वी हैव ऑफ द एलोट्रोप्स। एनी क्वेश्चन सो फार पीपल? बहुत बढ़िया, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।